नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश और आप देख रहे हैं CSC चैनल के सभी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अभी तक हमने देखा कि कैसे उत्तरवर्ती मुगल सम्राट एक एक कर कमजोर होते चले जाते हैं और 1857 के विद्रोह के बाद पूरी तरह से भारत में अंग्रेजों का शासन स्थापित हो जाता है। लेकिन 100 साल पीछे चलते हैं और देखते हैं 1757 की वो घटना जिसने पहली बार अंग्रेजों को भारत में एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करवाया जिसने पूरे भारत पर शासन करने के लिए अंग्रेजों के लिए मार्ग और उनके लिए सीढ़ी बनाते चले गए। यानी सरल शब्दों में कहें तो रास्ते को काफी आसान बना दिया। जब इधर उत्तरवर्ती मुगल शासक कमजोर होते गए, उसी समय बंगाल में अलीवर्दी खां नाम का एक व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र शासक बनाता है बंगाल में और बंगाल का नवाब बनता है 1740 में अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां यद्यपि उत्तरवर्ती मुगल सम्राटों से थोड़ा कहीं अच्छा था, इसलिए उसने बंगाल में व्यवस्था स्थापित करने की सोची और उसमें काफी हद तक सफल भी रहा। लेकिन जब 1756 में उसकी मृत्यु होती है तो उसकी मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला, जिसको अलीवर्दी खां ने पहले ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, गद्दी पर बैठता है। 1756 में जब सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठता है तो उसके गद्दी पर बैठने से लेकर के और जब तक वो रहता है उसके पीछे उसके खुद के लोग लगे रहते हैं, जैसे उसकी मौसी घसीटी बेगम, शौकत जंग, राजबल्लभ, जगत सेठ, अमीचंद और खुद उसका सेनापति मीर जाफर। जब इतने लोग किसी को गद्दी से हटाने के लिए बेबस और लाचार कर दें तो वह व्यक्ति कितना दिन खुद को अच्छे से गद्दी पर बिठा पाएगा और शासन कर पाएगा, सोचने वाली बात है। और उन परिस्थितियों में जब दूसरी तरफ अंग्रेज जैसे बहादुर, अंग्रेज जैसे बुद्धिमान और बहादुर इसलिए कह रहे हैं कि मुगलों के पास लाखों की सेना है लेकिन ये मुट्ठी भर सेना से जीत जा रहे हैं, तो बहादुर तो कहना ही होगा, और बुद्धिमान इसलिए कि भारत जैसे देश में जहाँ पे इतने दिनों तक मुगलों ने शासन किया और कोई बोलने वाला नहीं था, आखिर ऐसा क्या कर दिया इन लोगों ने कि 100 साल में ही सब कुछ बिखर गया और ये शासक बन गए। तो इनको बुद्धिमान कहना और इनको बहादुर कहना कहीं से अतिशयोक्ति या गलत नहीं होगा। आप अगर एक तरफा सोचेंगे तो आप कुछ भी कह सकते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं कहानी पे। सिराजुद्दौला के पीछे इतने लोग लगे हुए हैं कि सिराज को गद्दी से हटाया जाए और किसी ऐसे व्यक्ति को गद्दी पर बिठाया जाए जो इन सभी षड्यंत्रकारियों के मन की मुराद पूरी कर सके। ऐसे में होता क्या है कि कर्नाटक का जब युद्ध चल रहा होता है तो अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों आपस में लड़ते हैं और इसके क्षेत्र में भी अराजकता दोनों फैला रहे होते हैं। सिराजुद्दौला दोनों को मना करता है, फ्रांसीसी मान जाते हैं, लेकिन अंग्रेज कहाँ मानने वाले। अंग्रेज अपनी मनमानी करते रहते हैं और दस्तक का दुरुपयोग करते रहते हैं। ऐसे में सिराज उनको सबक सिखाने के लिए 1756 में ही आक्रमण करता है कलकत्ता पर और ब्लैक होल की घटना घटती है। ब्लैक होल की घटना में कहा जाता है कि 20 जून 1756 को मिस्टर हालवेल अलाइव द वंडर नाम की एक पुस्तक लिखते हैं और उसमें कहते हैं कि अंग्रेजों को, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी होती हैं, एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है और अगली सुबह जब खोला जाता है तो उसमें से कुछ लोग ही बचते हैं। इसे ही काल कोठरी की घटना कहा जाता है। जब यह खबर मद्रास पहुंचती है, मद्रास आपको याद होगा अगर पिछला वीडियो देखे होंगे तो वहां भी वाटसन और क्लाइव जो है मद्रास पहुंचे रहते हैं अपने किले को बचाने के लिए, लेकिन जो ही वहां या काल कोठरी की घटना की सूचना वहां पहुंचती है वो दोनों तत्काल मद्रास से कलकत्ता के लिए रवाना हो जाते हैं और कलकत्ता पहुंचते हैं। कलकत्ता पहुंचते ही उन लोगों ने सिराजुद्दौला के ऊपर आक्रमण कर दिया और फिर संधि होती है दोनों के बीच में, जिसे अलीनगर की संधि कहते हैं। अलीनगर की संधि से सिराजुद्दौला के मान सम्मान को बहुत ठेस पहुंचती है, लेकिन अंग्रेज यहाँ भी शांत नहीं होने वाले।
उन्हें तो सिराजुद्दौला को अब किसी भी तरह गद्दी से हटाना ही है। वो लोग करते क्या हैं कि जितने भी षड्यंत्रकारी हैं उन्हें अपनी तरफ मिला लेते हैं। सिराज पूरी तरह से अकेला हो जाता है और उनको कहते हैं, फिर इसके ऊपर सिराजुद्दौला के ऊपर अंग्रेज आरोप लगाते हैं कि सिराजुद्दौला ने अलीनगर संधि को तोड़ा है, यानी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे आ जाएगा। और अलीनगर की संधि का हवाला दे करके 1757 23 जून को प्लासी नामक स्थान पर, जो भागीरथी नदी के किनारे है और भागीरथी गंगा की सहायक नदी है, वहां पर क्लाइव और वाटसन की सेना पहुंच जाती है। अब होता क्या है, मीर जाफर जो है सेनापति है सिराजुद्दौला का, लेकिन वह षड्यंत्रकारी है और चाहता है नवाब बनना, तो अंग्रेजों की बात तो मानेगा ही। वो अपनी सेना को लेकर के एक तरफ चुपचाप खड़ा रहता है और अंग्रेज जाते हैं और बुरी तरह से सिराजुद्दौला को हरा देते हैं। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, दिमाग में डेट भी याद रखिएगा, किस नदी के किनारे हुआ, भागीरथी नदी के किनारे हुआ, ये भी याद रखिएगा। सिराजुद्दौला हार जाता है और भाग जाता है, लेकिन मुर्शिदाबाद में पकड़कर उसकी हत्या कर दी जाती है और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाते हैं अंग्रेज। क्यों? क्योंकि मीर जाफर अब वही करेगा जो अंग्रेज कहेंगे। प्लासी के युद्ध के बारे में मैलिसन कहते हैं कि अब तक विश्व में ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ जिसके तात्कालिक परिणाम इतने अच्छे हों, जिसने किसी एक पक्ष को आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ा आधार स्तंभ तैयार करवा दिया हो। उधर कर्नाटक का युद्ध भी चल रहा है, इधर बंगाल में भी 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल अब पूरी तरह से अंग्रेजों के कब्जे में है। अंग्रेज बहुत शक्तिशाली हो गए, जिसके कारण ये कर्नाटक का भी युद्ध जीतते हैं और भारत में भी अब शासन करने के लिए इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि बंगाल उस समय तत्कालीन भारत के लिए सोने की चिड़िया बनाने में, पंख बनाने में तो बंगाल का हाथ है ही, और उस समय बंगाल अब किसके हाथ में आ गया? अंग्रेजों के हाथ में आ गया। यानी प्लासी की लड़ाई, जो लड़ाई कही ही नहीं जाएगी, क्योंकि दूसरे तरफ तो मीर जाफर जैसा षड्यंत्रकारी है जो अपनी सेना को लेकर चुपचाप खड़ा है। सिराज कुछ देर लड़ता है, लेकिन जब उसे लगता है कि वह घिर चुका है अपने ही लोगों के बीच, तो फिर वो अपनी तलवार म्यान में रखता है और मुर्शिदाबाद भाग जाता है, जहां उसकी हत्या हो जाती है। ये था प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध के बारे में कहा जाता है कि प्लासी का युद्ध ही वह घटना है जिसके बाद अंग्रेज यह जान चुके थे, या अंग्रेजों को यह लग चुका था, या इतिहासकार यह भी मानते हैं कि अब भारत में शासन कौन करेगा, इसका निर्णय हो चुका है, यानी अब अंग्रेज भारत पर शासन करेंगे। बक्सर के युद्ध के बारे में कहा जाता है कि बक्सर के युद्ध ने तो अंतिम कील ताबूत में ठोकने का काम किया, जबकि ताबूत तो तैयार हो चुकी है मुगल वंश की बंगाल में प्लासी के युद्ध के बाद ही। तो आज हमने देखा प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को होता है सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच, जिसमें मीर जाफर नाम का सेनापति सिराज का षड्यंत्र करता है, धोखा देता है और सिराज हार जाता है, उसकी हत्या हो जाती है मुर्शिदाबाद में। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है उसको हम देख लेते हैं। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को होगा। 1740 में अलीवर्दी जो है स्वतंत्र नवाब बनता है बंगाल का। 1756 में उसकी मृत्यु होती है, उसका नाती सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठता है, लेकिन गद्दी पे बैठने के साथ ही घसीटी बेगम जो इसकी मौसी है, शौकत जंग, राजबल्लभ, जगत सेठ बंगाल का बैंकर है, यानी बंगाल के पूंजीपतियों को ये पैसा देता है और खुद इतना बड़ा पूंजीपति होता है कि अंग्रेज भी इसको अपनी तरफ मिला लेते हैं। अमीचंद वहां का बहुत बड़ा अमीर है, काफी पैसा इसके पास भी है, ये भी अंग्रेजों से जा मिलता है। और सबसे बड़ा गद्दार मीर जाफर जो सेनापति है सिराजुद्दौला का, जिसके कारण प्लासी की लड़ाई अंग्रेज जीत जाते हैं।
फिर क्या होता है, अंग्रेज इसकी बात नहीं मानते हैं सिराजुद्दौला की, तो ये जाके उन पे आक्रमण करता है ले, और कालकोठरी की घटना घटती है। कालकोठरी की घटना घटती है तो अंग्रेज क्या करते हैं, मद्रास से वापस आते हैं। कौन रहता है, वाटसन और क्लाइव रहते हैं। वो आते हैं, सिराज को हरा देते हैं और अलीनगर की संधि होती है। अलीनगर की संधि को तोड़ने का बहाना बनाकर अंग्रेज फिर से सिराजुद्दौला पे आक्रमण करते हैं और 23 जून 1757 को प्लासी नामक स्थान पर उसको हराते हैं और वो भाग के मुर्शिदाबाद जाता है, जहां उसकी हत्या हो जाती है। प्लासी के युद्ध का तत्कालिक परिणाम यही होता है कि बंगाल अब अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा। बंगाल में अब वही होगा जो अंग्रेज चाहेंगे। प्लासी के युद्ध को अब आप, मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे, और लिखने को कहा जाएगा तो 150 शब्दों में ये कहानियाँ बहुत खूबसूरती से लिख देंगे। और पूरी कहानी लिखने के बाद निष्कर्ष में लिखिएगा कि मैलिसन कहते हैं कि कोई ऐसा युद्ध नहीं हुआ जिसके इतने अस्थायी और तात्कालिक परिणाम निकले हों। युद्ध तो हुआ ही नहीं, ये तो आप भी समझ गए होंगे, क्योंकि अकेले नवाब कितना लड़ता। तो प्लासी के युद्ध ने ऐसा काम कर दिया कि अब अंग्रेज भारत पे शासन करेंगे, क्योंकि बंगाल से ही रास्ता खुलेगा पूरे भारत पे शासन करने का। अब आगे हम देखेंगे बक्सर का युद्ध।